2। अब इसका मिड पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं, -4,4 एंड 3,-2। -4,4 यहां पे कहीं होगा, ठीक है, और 3,-2, 3,-2 Q वाला पॉइंट, P वाला पॉइंट -4,4 यहां पे कहीं पे पड़ा हुआ होगा, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, M के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब M क्या है? मिड पॉइंट है। M क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो वो x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन PQ, ग्रेडियंट भी निकाल लेंगे, y2 - y1 ओवर x2 माइनस, नेगेटिव आना चाहिए इसका ग्रेडियंट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स। Q is the midpoint of PQR, Q is the midpoint of PQR। जितना यहां से इधर तक फासला है उतना ही इससे आगे भी फासला होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे, होगा ना फासला। और M क्या था? इन दोनों का क्या था बच्चों? मिड पॉइंट था, ऐसा ही है कि नहीं? M is the midpoint of PQ, M मिड पॉइंट है PQ का, एंड Q is the midpoint of line PQR। Q अगर मिड पॉइंट है, लाइन है PQR, तो P, Q और R किधर होना चाहिए? R किधर होना चाहिए? यहां पे होना चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जितना मिड पॉइंट से यहां तक का फासला है उतना ही मिड पॉइंट से यहां तक का भी हॉरिजॉन्टल फासला होना चाहिए ना। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब यहां पे सुनना जरा, हॉरिजॉन्टल यूनिट है 3, यहां पे हॉरिजॉन्टल यूनिट है -4। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मिड पॉइंट जब भी हो तो मिड पॉइंट से उधर तक का फासला और मिड पॉइंट से इधर तक का फासला दोनों क्या होते हैं? बराबर या सेम होते हैं। तो यहां पे अगर मिड पॉइंट के ऊपर x कोऑर्डिनेट है 3 और इधर है -4, तो ये कितने यूनिट्स बनते हैं? कितने यूनिट्स? 7 यूनिट। अगर Q से उस तरफ है तो 7 यूनिट Q से इधर भी तो होगा ना। अगर 7 यूनिट्स इस तरफ होगा तो यहां का हॉरिजॉन्टल यूनिट क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए कि नहीं? तो R का हॉरिजॉन्टल यूनिट कितना आ गया? 10 आ गया। वर्टिकल यूनिट, अब वर्टिकल यूनिट के लिए जितना यहां से ऊपर तक का फासला है उतना ही यहां से नीचे तक का भी फासला होना चाहिए। यहां का वर्टिकल यूनिट है -2, यहां का वर्टिकल यूनिट है 4, तो कितना गैप आ गया? 6 यूनिट्स का ऊपर, तो टेक्निकली 6 यूनिट्स का नीचे भी होना चाहिए। यहां पे ऑलरेडी है -2, तो 6 यूनिट्स नीचे जब आओगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? -8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सब बता दें, ठीक है ये बात कि नहीं? एनी कंफ्यूजन? ठीक है। कहते हैं कि जी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, R के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, R के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या कर लिए? निकाल लिए। तवज्जो प्लीज व्हाइट बोर्ड पर रखें, छोड़ दें उसको, जो भी कर रहे हैं छोड़ दें, आगे देखें, ठीक है, ना कराएं इनको, इधर तवज्जो रखें। अब एक और बात है, कहते हैं PM/MR निकालना है, ये रेशियो निकालनी है। ये रेशियो देख के पता चलती है। ये लाइन थी, जरा सुनिएगा, सुनो बच्चों, सुनो, ये लाइन थी यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक एक जितनी। समझ आ रही है कि नहीं? अब ये अकल से ये चीज सॉल्व होगी। अब इस लाइन के अगर 2 हिस्से कर दिए जाएं, यहां से यहां तक और फिर यहां से फिर पूरा यहां तक, रेशियो क्या निकालनी है? P से लेके M तक और M से लेके R तक। अब रेशियोज में किस तरह से निकालें? आप उस लाइन को कितने इक्वल हिस्सों में काट रहे हैं? इधर पहले वाले केस में जिसमें Q था, अकल इस्तेमाल होनी है इसके अंदर, ठीक है, मैथ्स नहीं है। 2 इक्वल हिस्सों में काटा था, तो हाफ ये है और हाफ ये वाला। ये है 1, दिस इज 1/2 ऑफ द होल लाइन। कहा जा सकता है कि नहीं? वैसे समझा रहा हूं बात आपको। कैन यू कॉल इट कि नहीं? दिस इज 1/2 ऑफ द होल लाइन। जैसे अगर मैं यहां पर ये फ्रैक्शंस में आपको चीज समझाई थी, इफ यू रिमेंबर, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R। अगर मैं बोलूं मुझे बताओ PQ ओवर PR, तो ये PQ कितने हिस्से बनते हैं? एक हिस्सा। PQ का कितना हिस्सा है? 1। और PR कितने हिस्से हैं? 1 और 1 2। इसको ऐसे लिखा जाएगा। इसकी रेशियो क्या बनेगी? PQ is 1
एंड पी आर कितने हैं इसके हिस्से 2, तो ये जाएगा 1/2 बन जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं क्लियर हुई? इसको यूं भी कहा जा सकता है कि पी क्यू खुद कितना है, इट इज हाफ ऑफ पी आर। कैन यू कॉल इट कि नहीं? हाफ ऑफ पी आर को इंग्लिश में ये भी लिखा, पी क्यू को इंग्लिश में ये भी लिखा जा सकता है कि पी क्यू इज हाफ ऑफ पी आर। यस और नो? यस और नो? सब बच्चे बताएं। अब देखो मैथमेटिकली पी आर अगर उधर जाके क्या हो जाएगा इसके साथ, मैथमेटिकली पी आर क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो रहा तो राइट पे जाकर क्या वही चीज बनती है कि नहीं बनती? ये अकल ने सिखाई बात हमें, ये मैथमेटिक्स ने बताई बात हमें कि ये वाली चीज नीचे से उधर जाएगी तो वो इट लुक्स द सेम थिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अलीशा नाम है ना, कोई और है, सर हिला दो ना। ये बात इसी तरह से समझी जाएगी। नहीं समझ आती तो सर ना हिलाया करें, बोल दिया करें सर नहीं समझ आई। क्या ये वाली बात समझ आई? कैन यू कॉल इट पी क्यू एज हाफ ऑफ पी आर के नहीं? कह सकते हो ना इसको, हाफ ऑफ पी आर। सिमिलरली क्यू आर क्या होगा? क्यू आर इज ऑल्सो हाफ ऑफ पी आर। जैसे ये वाला पार्ट हाफ है उसी तरह से ये वाला पार्ट भी क्या है, हाफ है। क्लियर हुई कि नहीं? अगर मैं इसका भी एक और आधा हिस्सा यहां पे बना लूं और इसको क्या दे दूं नाम, एम का दे दूं। क्या नाम दे दूं? एम का दे दूं। तो अब मैंने मतलब कहने का यह कि 2 हिस्से इसमें है, 2 हिस्से इसमें है और 2 हिस्से इसमें है, क्योंकि 1 और 1 2 इसका बनाया नहीं है, लेकिन यहां पे भी तो बनाया जा सकता था ना। 4 इक्वल हिस्से बन जाते हैं। कितने हिस्से बनते हैं फिर? 4 इक्वल हिस्से बनते हैं। इसका नाम रख देता मैं एन रख दूं। पी एम कितने हिस्से हैं? पी एम ओवर पी आर क्या होगा? पी एम का कितना हिस्सा? 1 हिस्सा। और पी आर के कितने हिस्से? 4 हिस्से। या इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि पी एम इज इक्वल टू 1/4 इंटू पी आर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि पी एम खुद क्या है, इट इज 1/4 ऑफ द पी आर। पी एम क्या है? 1/4 ऑफ द पी आर है। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? सिमिलरली अगर इसको कोई बंदा बोले कि ये एम क्यू क्या चीज है, एम क्यू भी क्या है? 1/4 ऑफ पी आर। 1/4 ऑफ पी आर। 1/4 ऑफ पी आर। इसी तरह से क्यू एन क्या है? 1/4 ऑफ पी आर है। इसी तरह से पी एन क्या है? 3/4 ऑफ पी आर। यस और नो? इसको फ्रैक्शन की सूरत में लिखें, पी एन ओवर पी आर क्या बनेगा? पी एन के कितने हिस्से? 3 हिस्से हैं, पी से लेके एन तक। पी से एम, एम से क्यू, क्यू से एन। 1 और 1 और 1 3 हिस्से। पी आर के टोटल कितने हिस्से थे? 4 थे। क्लियर हुई? ये वाली रेशियो क्या होगी? पी एन ओवर क्यू एन। पी एन के कितने हिस्से? 3 हिस्से। क्यू एन के कितने हिस्से? 1 हिस्सा। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? इसका कैसे लिखेंगे? एम एन ओवर पी एन। एम एन के कितने हिस्से हैं? 2 और पी एन के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। एग्जाम्पल साथ लिख रहे हैं आप लोग? शाबाश। ना लिखें ना लिखें। ये वेक्टर्स का सबसे कीमती कॉन्सेप्ट है, ये जो भी मैं करा रहा हूं आपको वेक्टर्स का। ठीक है, तो आप सुन रहे हैं, आपका टाइम फिर जाया होगा और मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा ये, तो इसलिए आपने एक दफा देख ली बात, मुझे पता लग गया, मैंने पढ़ा दी अब ये चीज। इस तरह आपने बहुत सी बातें पढ़ी हुई है लेकिन आपने लिखी भी नहीं है और आप भूल भी चुके हैं। सो खैर, अब यहां पे भी वही कहानी लग रही है। कहता है कि जी मुझे बताएं पी एम ओवर एम आर। पी से लेके, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, पी से एम तक 1 हिस्सा है, एम से आर तक कितना है? एम से क्यू तक 1 और क्यू से आर तक कितने हिस्से? 2 हिस्से। तो 1 और 2 3 हो गया। तो ये क्या बन जाएगा? पी एम 1 और कितने एम आर के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा। नहीं चल रहा, वो बटन नीचे कर दें वहां से। क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि जी मुझे जे की ग्रेडियंट बताएं। जे का ग्रेडियंट निकालने के लिए कोई से भी 2 पॉइंट्स जे की लाइन के ऊपर देखें, ठीक है, तो आपको इजीली उसका ग्रेडियंट निकल आएगा। राइज कौन से, कितने वर्टिकल डब्बों का राइज है उसमें? 5। जे का लाइन जे 5 डब्बे हैं। 6 और 1 का डिफरेंस है ना। लाइन ऐसी जा रही है, इसको जो यहाँ पे पॉइंट है वर्टिकल 6 है, यहाँ पे वर्टिकल पॉइंट है इसका 1, यहाँ पे y 6 है, यहाँ पे y
1 है, तो ये कितना हो गया राइज इसका 5 यूनिट का, और रन में कितने डब्बे आ रहे हैं 10 डब्बे आ रहे हैं। कितने डब्बे आ रहे हैं 10, तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा 5/10 विच इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 इक्वेशन ऑफ द लाइन के, लाइन के की इक्वेशन है, कौन बताएगा के की क्या इक्वेशन होगी, बोले 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 y इक्वल टू 1, y is equals to 1 because it's a horizontal line. n is perpendicular to the line j at 2,2. 2,2 के ऊपर वो perpendicular है। कहते हैं find the coordinates of the point where the line n crosses the y axis. अब ये जो लाइन j है, ये लाइन है j। अब इस लाइन के ऊपर एक और लाइन है, डॉटेड लाइन की सूरत में बना रहा हूं। अब इस लाइन की खास बात यह है कि ये इस पॉइंट पर क्या करती है, क्या करती है, ये परपेंडिकुलर है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2,2 के कोऑर्डिनेट्स हैं। कहता है इस लाइन n का y इंटरसेप्ट निकालें। इस लाइन n का क्या निकालें, y इंटरसेप्ट निकालें। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, y इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन होनी चाहिए। c निकालना है, इसके अंदर क्या निकालना है c। अब c निकालने के लिए दोनों बातें गिवन है, हमारे पास ग्रेडियंट भी गिवन है। कैसे कैसे गिवन है, बिल्कुल नथु नूरे हैं यार आप लोग। ऑलरेडी इस लाइन j का ग्रेडियंट निकाल लिया कि नहीं निकाला, अल्लाह मियां की गाय ना बने आप लोग, बिल्कुल दिमाग चले ही ना। इसका ग्रेडियंट 1/2 था, तो लाइन n का ग्रेडियंट क्या होगा नेगेटिव रेसी, नेगेटिव रेसी, तो 1/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा -2। तो इस लाइन n का जो ग्रेडियंट है वो नेचुरली आ गया, इट इज y इज इक्वल टू -2x प्लस c, -2x प्लस c। अब इसमें सिर्फ एक काम आपने करना है, और वो काम क्या है, तवज्जो रखें। अब वो काम क्या है, उसने एक पॉइंट भी दे दिया। क्या दे दिया, देखिए वो जो 2,2 उसने पॉइंट बताया वो खामखा नहीं बताया, किसी वजह से बताया है। और वो वजह क्या थी, वो यही वजह थी कि इस पॉइंट को, चूंकि ये पॉइंट लाई कर रहा है ना इस लाइन के ऊपर, कि नहीं, ये पॉइंट लाई कर रहा है ना इस लाइन के ऊपर, क्योंकि उसने बोला है कि इट इज इंटरसेक्टिंग द लाइन j, इट इज इंटरसेक्टिंग द लाइन j। तो हमने इस पॉइंट को दोबारा इस इक्वेशन में पुट करना है, तो y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और x की वैल्यू भी 2, और यहां पे आ जाएगा c। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 इज इक्वल टू -4 प्लस c, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा क्या है इसका सोल्यूशन। सॉरी सोल्यूशन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स 0,6, 0,6। Question number 14, the line L with equation 2x minus 5y is equals to k. अब k इसमें obviously unknown है। कहता है passes through the point q. Find the value of the line. Find the value of k. Passes through the point q. ये तो incomplete है ये सवाल। The line the question is incomplete by the way, question incomplete है, इसको रहने दें फिर। The line is parallel to the other line, find the value of a. Okay, दो लाइंस हैं, दोनों इक्वेशंस बताएं जरा मुझे। पहली इक्वेशन क्या है, टू एक्स माइनस 5y इक्वल टू के। दूसरी इक्वेशन है x प्लस ay इज इक्वल टू 3। इन दोनों में y को सब्जेक्ट बनाएं, और इनके जो ग्रेडियंट्स होंगे, या जो, चूंकि इनका पैरेलल है ना, दोनों लाइंस आपस में क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है,
m इज सेम, तो इन दोनों का m निकालें। m निकालने के लिए x का जो कोफिशिएंट होता है ना वो m होता है, लेकिन कंडीशन इज y सब्जेक्ट होना चाहिए, कंडीशन इज y सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसमें y सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा -5y इज इक्वल्स टू -2x प्लस k, ठीक है, और ये 2 मैं उधर ले गया था ना 2x, -5 दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बिकम -2x ओवर -5 प्लस k ओवर -5, ठीक है। तो यहां से m कितना आ गया इसका, माइनस माइनस कैंसिल, m आ जाएगा 2/5, m कितना आ जाएगा 2/5, इसका m यहां पे निकाल लेते हैं। ay इज इक्वल टू -x प्लस 3, y इज इक्वल टू -x बाय a प्लस 3/a। इसका ग्रेडियंट कितना है, इसका m है -1/a और इसका m है 2/5। पैरेलल होने की वजह से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है, तो ग्रेडियंट्स पैरेलल में क्या होते हैं, सेम, तो एक दूसरे के आपस में इसका ग्रेडियंट था -1/a, इसका ग्रेडियंट था 2/5, a को सब्जेक्ट बनाने के लिए a हो जाएगा -5/2, a कितना हो जाएगा -5/2, ठीक है, -2.5। एक वर्कशीट नंबर 1 भी थी, इससे भी पुरानी वर्कशीट जो वेकेशन से भी पहले दी गई थी, उसके प्रॉब्लम्स कर लिए थे। अब निकाले जरा टेस्ट, द टेस्ट जो कल वापस किया गया था, जो x + 4 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपीज पे करें, सोल्यूशन सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपीज पे करें। विकास से कौन है बाहर, सोल्यूशन सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपीज पे करें। अपनी कॉपीज खोलें, टेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ अलजेब्रा एंड फंक्शंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब क्या होता है, सॉल्व मींस फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये लफ्ज का मतलब पता है कि नहीं, उधर कुर्सी पे रख दें, हसन ये आगे मेरी तरफ पास कर दे। फाइंडिंग द सॉल्यूशन, फाइंडिंग द सॉल्यूशन या वैल्यू ऑफ द आंसर। सॉल्व का मतलब ये होता है, देखिए सिंप्लीफाई का मतलब अलग होता है, सॉल्व का मतलब अलग होता है। क्वेश्चंस को समझना बड़ा जरूरी है। जैसे नहीं आप लोग फिजिक्स के सवाल सॉल्व करते हैं तो उसमें अक्सर औकात जो एग्जामिनर है वो कहता है एक्सप्लेन, अक्सर औकात कहता है डिस्क्राइब, अक्सर औकात कहता है डिफाइन, अक्सर कहता है स्टेट, अक्सर कहता है कमेंट, अक्सर कहता है क्रिटिकली एनालाइज। तो ये तमाम अल्फाज है, इन हर एक लफ्ज का मतलब क्या है, डिफरेंट है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। तो जब वो कहते हैं ना सॉल्व, मैथ्स में सॉल्व का मतलब मुख्तलिफ है, सिंप्लीफाई का मतलब मुख्तलिफ है। सॉल्व हमेशा लफ्ज इस्तेमाल होता है इक्वेशंस के लिए, किसके लिए, इक्वेशंस के लिए सॉल्व का लफ्ज इस्तेमाल होता है। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस हैं ये इक्वेशन है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकालेंगे, दोनों फैक्टर्स हैं, हर फैक्टर को चूंकि इक्वल टू 0 है तो इट इज ओनली पॉसिबल कि जब इन दोनों में से कोई एक फैक्टर इक्वल टू 0 हो या दोनों इक्वल टू 0। तो मैं बारी बारी एक को भी 0 पुट करता हूं और देखता हूं यहां से x की वो कौन सी वैल्यू है जो इस फैक्टर को 0 बनाएगी, जिसकी वजह से इसको मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ जाएगा। या x + 4 = 0 भी हम करेंगे, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 7, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -4 की, जो कि देख के पता चलता है। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं, सही है। कुछ स्टूडेंट्स ने इसको एक्सपैंड करके फिर फैक्टराइज करके फिर दोबारा इधर तक ही आ गए। अब देखिए एक नंबर का सवाल हो तो देख के पता चल जाना चाहिए कि एक आंसर 7 है और एक आंसर -4 होगा। क्लियर है जी ये बात। दूसरा है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, 27 पावर x = 1/9। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की टेक्निक क्या होती है आप बताओ। बेसिस को क्या होना चाहिए, सेम। ये भी 27 जो कि 3 की बेस में लिखी जा सकती है और ये है 9, ये भी 3 की बेस में लिखी जा सकती है। तो इस 27 को बनाएंगे 3 की पावर 3, इसका क्या आ जाएगा होल पावर x। 9 को कैसे लिखें,
1/3 का स्क्वायर, यस और नो। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? 3 पावर 3x, 3 की पावर 3x, क्योंकि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर की पावर क्या होती है? आपस में मल्टीप्लाई होती है। इसको कैसे लिखा जाएगा? 3 पावर -2 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 3 पावर -2 लिखा जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इधर से क्या होगा? 3x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2/3। ये आ जाएगी x की वैल्यू, ये आ जाएगी x की वैल्यू। समझ रहे हैं बात कि नहीं? फैक्टराइज 2x - 4xy, इसको फैक्टराइज करना है। 2 भी कॉमन ले, x भी कॉमन ले, पीछे बचेगा 1 - 2y बच जाएगा। ये इसका आंसर है, सिंपल। ठीक है जी, ये बात के नहीं? फिर इसके बाद सॉल्व द इनइक्वालिटी 6n + 3 ग्रेटर देन 8n। n एक तरफ और सिंपल चीज बगैर वेरिएबल के दूसरी तरफ, इसको उधर ले जाएं। 8n - 6n, 2n और यहां पे 3 आ जाएगा। 2n के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये n इज लेस देन 3/2। यूं लिखें या आप इसको यूं लिख लें, n इज लेस देन 3/2। इस दोनों का मतलब क्या है गर्ल्स एंड बॉयज? सेम। मतलब क्या है दोनों का? सेम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? सब बताइए, ठीक है? इसमें सिर्फ एक फर्क होता है, ये हमारी दूसरी जो इक्वेशंस उनसे सिर्फ एक अंदाज में डिफरेंट है। और इसका डिफरेंस किस चीज का है कि जब कोई नेगेटिव चीज दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है या मल्टीप्लाई होती है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी खुद को क्या करता है? रिवर्स कर देता है। क्या कर देता है? रिवर्स कर देता है। ठीक है, नोट्स पे लिखें तमाम आंसर्स को, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगला जो सवाल है वो है x² + 12 + 36 होल डिवाइडेड बाय x² + 4x - 12। क्या इसको ऊपर नीचे कटिंग शटिंग कर सकते हो? अभी नहीं। हमेशा कटिंग सिर्फ तब कर सकते हैं जब क्या हो? फैक्टर्स हो। तब क्या हो? फैक्टर्स। तो ये 12x है, तो फैक्टर्स बनाएं जब ऊपर वाले के, तो हमारे पास ऊपर के फैक्टर्स क्या बनेंगे? ऊपर तो फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1, a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। ऐसे बन रहा है ना? कैसे? x² + 2 × x × 6 + 6 का स्क्वायर। फॉलो हो रहा है कि नहीं? ये वाली बात पूरी की पूरी सेम बन रही है कि नहीं बन रही? फॉर्मूला नंबर 1, यस और नो? बन रही है ना? अब नीचे वाले के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता तो इसमें मिड टर्म करेंगे। क्या करेंगे? मिड टर्म करेंगे। मिड टर्म 6 और 2 की बनती है 12 के साथ, कि नहीं? अब 1 को मल्टीप्लाई कराते हैं ना -12 के साथ, तो 12 के आप मिड टर्म्स बनाते हैं तो 6 2 12 बनता है। 6 और 2 हमारे दो टर्म्स ऐसी बनती हैं जिनको प्लस माइनस करें तो 4 आना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा? x² + 6x - 2x इज इक्वल्स टू -12, -2x - 12। अब यहां पे जरा चेक करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, क्या आंसर आता है? -12x² और एक्सट्रीम टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करा, आंसर क्या आता है? -12x²। तो जब मिडिल टू टर्म्स और एक्सट्रीम टू टर्म्स दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आ रहा हो तो इसका मतलब है कि आपके फैक्टर्स क्या हैं? मिड टर्म्स क्या हैं? सही है। अब ऊपर क्या बन जाएगा आपका? x + 6 का होल स्क्वायर, x + 6 का होल स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा आपके पास? बताए ना? x + 6 और x - 2। x कॉमन लेंगे ना इसमें से, यहां पे x + 6 आ जाएगा और -2 कॉमन लेंगे, उधर फिर से क्या आ जाएगा? x + 6। तो यहां से आपके पास दो डिनोमिनेटर में, यानी नीचे दो आपके पास फैक्टर्स बनेंगे। एक बनेगा x + 6 और दूसरा बचेगा x - 2। x + 6 और x - 2। अब क्या होगा? अब फैक्टर्स बन चुके हैं। अब क्या बन चुका? फैक्टर्स बन चुका। अब कटिंग करें। कटिंग कैसी होगी? इस पूरे की कटिंग होगी किसमें से? 2 - 1। तो इसका जवाब क्या आएगा? x + 6 ओवर x - 2। ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर है।
अगला सवाल है, कहता है कि जी इसके अंदर आपने इसको सब्जेक्ट बनाना है, ए को सब्जेक्ट बनाना है। क्वेश्चन इज x माइनस ए ओवर ए इज इक्वल्स टू w। ठीक है जी, सही है। इसमें आपने क्या करना है, ए को सब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लेफ्ट पर भी और, तो लेफ्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तवज्जो रखें, ये क्या हो जाएगा फिर, x माइनस ए ओवर ए इज इक्वल टू w का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए ओवर ए इज इक्वल टू w का सब, ए को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करा दो, x माइनस ए इज इक्वल टू w स्क्वायर इंटू ए। इस a को भी इधर ले जाओ, a एक तरफ, x इज इक्वल टू ए डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए, माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस a। अब a इसमें से क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, कॉमन। a और ये पूरी ब्रैकेट आपस में क्या होंगे, क्या होंगे, तो दूसरी तरफ ये जाके क्या हो जाएगी, तो ये बन जाएगा x ओवर w स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं। ये आ गया इसका आंसर। ये क्या आ गया बच्चों, आंसर। कोई कंफ्यूजन। राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, x माइनस 2 ओवर x प्लस 1 माइनस x प्लस 3 ओवर x माइनस 1। एलसीएम लेना दोनों का, x प्लस 1 और x माइनस 1 दो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। दो क्या हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। गर्ल्स तवज्जो रख रहे हैं कि नहीं, दोनों क्या हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे आपस में। क्या होंगे ये, जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं तो आपस में क्या होते हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं। सेम डिनोमिनेटर्स हो ना तो एक ही दफा लिखा जाता है। अगर सेम डिनोमिनेटर्स हो और पावर्स बड़ी होती जाए तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वो लिखी जाती है एलसीएम में, क्योंकि आपको पता है कि एलसीएम ऑलवेज गिव्स यू द बिगेस्ट पावर वाला आंसर। याद आ रहा है कि नहीं, उल्टा हिसाब याद है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में छोटी पावर और जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है उसमें बड़ी पावर। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे x माइनस 1 से और इसको भी मल्टीप्लाई कराएंगे x माइनस 1 से। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे x प्लस 1 से, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे x प्लस 1 से। तो ये बन जाएगा कितना, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 माइनस x प्लस 3 इंटू x प्लस 1। क्लियर होगी मेरी बात कि नहीं। अच्छा, ये जो माइनस का साइन है ना, यहां पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। ये माइनस x के साथ नहीं है, ये पूरे के पूरे न्यूमरेटर के साथ है। ये माइनस x के साथ नहीं है, ये पूरे के पूरे बताए ना न्यूमरेटर के साथ है। तो यहां पे जो ये जो पहले वाली जो ब्रैकेट है ना, इसको जब आप ओपन करोगे तो x इंटू एक्स क्या बनेगा, x इंटू माइनस 2 क्या बनेगा, बोले ना सब बच्चे बताएं क्या बनेगा, माइनस 2x। माइनस 1 इंटू एक्स क्या बनेगा, माइनस, तो माइनस 2x और माइनस 1x मिलके क्या बनेंगे, माइनस 3x। देखो ना, x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 इज माइनस 2x, माइनस 1 इंटू एक्स इज, तो माइनस 2x और माइनस 1x कितना हो गया, माइनस 3x। माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज प्लस 2, तो यहां पे आएगा माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा। एक स्टेप मैंने रिड्यूस कर दिया क्योंकि मेंटल मैथ्स स्ट्रांग थी। समझ आ रही है बात की नहीं। अब क्या होगा, x इंटू एक्स इज, बताएं, x स्क्वायर, ऐसा ही है कि नहीं। x इंटू 1 इज x, 3 इंटू एक्स इज, तो 1x और 3x, यहां पे कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 इज, सारे प्लस हैं, माइनस जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो जवाब क्या आ जाएगा, सारों का माइनस में। नहीं समझ आई, किसको समझ नहीं आई, फिर वो माइनस एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई करा देना, आंसर फिर भी सेम आएगा। नीचे आ गया x प्लस 1 और x माइनस 1, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। माइनस 4x और माइनस 7x मिलके कितने बन जाएंगे, माइनस 7x प्लस 2 और माइनस 3 कितना बन जाएगा,
-1 होल डिवाइडेड बाय x + 1 एंड x - 1। अगर देखा जाए तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि नहीं, x² - 1²। क्यों? कि वो जो फॉर्मूला नहीं है a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, ये किसके बराबर होता है? सारा a² - b² के बराबर होता है। तो अगर यहां पे लिखा हो ना x + 1 इंटू x - 1, तो ये बन जाएगा x² माइनस 1 का स्क्वायर। तो x² इधर ही आ गया, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। क्लियर हुई मेरी बात? बेशक आंसर इस फॉर्म में लिखें या आंसर आप इस फॉर्म में लिखें, दोनों क्या है? सेम। इसमें सिर्फ ब्रैकेट फैक्टर्स की सूरत में लिखी हुई है, वहां पे आपने आसान दिख रही थी इसलिए मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अदरवाइज दोनों भी ठीक है। और ये नेसेसरी नहीं कि हर दफा ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके खोल के लिखना है, नहीं। हमने फैक्टर्स में इसलिए बना के लिखा होता है कि सम टाइम लाइक वंस इन अ ब्लू मून इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि इनका कोई एक आधा फैक्टर ऊपर वाले से क्या हो सके, कैंसिल हो सके, वंस इन अ ब्लू मून। दैट इज व्हाई वी कीप दिस डिनोमिनेटर इन द फैक्टर्स फॉर्म, जस्ट इन केस के कटिंग आखिरी स्टेप में हो सके, बट स्टिल यहां पे तो नहीं होती। दैट इज व्हाई हमने कहा ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन एक तरह से मैं रिवाइज भी करा रहा हूं। ठीक है, सारे ही क्वेश्चंस मैंने इसमें अप्रोक्सीमेटली मतलब सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ टेक्निकल बातें भी मैंने डिस्कस की हैं इसके अंदर जो कि बहुत ही आसान है। अब फंक्शंस क्या होते हैं? f of x इज इक्वल टू, फंक्शन एक पोलिनोमियल का नाम है, एक एक्सप्रेशन का नाम है। ठीक है, इसमें जो भी वेरिएबल होता है हम उसके वेरिएबल के नाम से उसको बुलाते हैं, फंक्शन ऑफ x बोलते हैं। वेरिएबल q होगा तो फंक्शन ऑफ q बुलाएंगे उसको, वेरिएबल t होगा तो फंक्शन ऑफ t बुलाएंगे उसको। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं? सब बच्चे बताएं। एक है f of x इज इक्वल टू 2 - 3x और दूसरा है g of x इज इक्वल टू 7x + 3, 7x + 3। कौन है जी बाहरी है? 5 मिनट तक वैसे भी टाइम खत्म होगा। ठीक है मरियम शुएब, जाने तो जाओ, अल्लाह हाफिज इन एडवांस। अच्छा, अगला क्या है सुने, चली जाएं, हम पढ़ लेते हैं, अब जाएं। f of -3, f of -3। अब इसका मतलब यह है जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां क्या लगाना है? -3। तो 2 - 3 इंटू -2, समझ रहे कि नहीं? समझ आई कि नहीं आई? -3 जी जी ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, 2 + 9 आंसर इज 11। एक नंबर का सवाल था, आ गया जी। समझ आ रही है कि नहीं? यार बातें नहीं करें प्लीज। g ऑफ 2x निकालना है। अब g ऑफ, इसको मैंने बड़ा ही डिटेल से समझाया था, मैंने कहा था अगर ये g ऑफ अल्फा भी हो जाए ना तो ये होगा 7 × α + 3, यानी x की जगह उस चीज को आपने इंसर्ट करना है जो इसकी ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई होती है। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या है? x। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? x की जगह 2x, और ये क्या हो जाएगा? +3। तो इसका जवाब आ जाएगा 14x + 3 हो जाएगा। ये क्या है इसका? g ऑफ 2x का आंसर। समझ आई मेरी बात के नहीं? नहीं समझ आई? आगे अब आते हैं जरा एक और टॉपिक की तरफ। g इनवर्स ऑफ x निकालना है, g इनवर्स ऑफ x निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? y इज इक्वल टू g ऑफ x कहते हैं ना। लेट y इज इक्वल टू, याद है कि नहीं? 3 स्टेप्स थे इसके। कितने स्टेप्स थे? 3। लेट y इज इक्वल टू g ऑफ x। हम अपने फंक्शन को g ऑफ x जो लिखा हुआ है इसको y के बराबर करते हैं, तो ये हो जाएगा 7x + 3। अब इधर से हमने x को सब्जेक्ट बनाना होता है, यानी x इधर g दूसरी तरफ ले जाके g इनवर्स बन जाएगा।
समझ आ रही है? यानी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। किसको सब्जेक्ट बनाना है? एक्स को। इधर एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7x। 7x के साथ क्या हो रहा है? 7x के साथ क्या हो रहा है? बोले ना, यहां पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब ये आ गया x इज इक्वल्स टू y माइनस 3 ओवर x की जगह क्या चीज पुट कर ले? g इनवर्स ऑफ तो ये बन जाएगा y माइनस 3 ओवर 7 इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ। ये इनवर्स हमारा निकल आया। सिर्फ एक फर्क है, उसने कहा था g इनवर्स ऑफ x निकाले, लेकिन हमारा वेरिएबल कैसा आ गया? y। इसको जस्ट क्या कर लो? रिप्लेस। तो इट विल बिकम, वेरिएबल तो डमी होते हैं ना, ये हो जाएगा x माइनस 3 ओवर, ये आपका क्या निकल आया? आंसर। नेक्स्ट है जी आपके पास क्या, ये मार्कर्स मैंने कहा था क्लास की क्वालिटी मार्कर के ऊपर डिपेंड करती है। एफ इनवर्स एफ ऑफ 2। अब आपको याद है एक टेक्निक मैंने बताई थी, मैंने कहा एक तो बहुत ही कोई लंबा तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, और एक है सिर्फ अकल का 1 सेकंड लगेगी आपको। जब कभी भी एफ और एफ इनवर्स इकट्ठे दिखेंगे तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? क्या करेंगे? तो जवाब क्या आएगा इसका? 2 आ जाएगा। ये मैंने मिसाल समझाई थी साइन इनवर्स थीटा की। मैंने कहा था अगर ऐसे लिखी भी आ जाए बात, साइन ब्रैकेट में आ जाए साइन इनवर्स और आ जाए थीटा, इसका आंसर कुदरती तौर पे क्या होगा? थीटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? अब इनको आगे पीछे भी कर दूं, साइन इनवर्स इनटू साइन ऑफ x डिग्री, समझना। तो साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को फिर से क्या करेंगे? आंसर फिर से क्या आ जाएगा? तवज्जो, आंसर फिर से क्या आ जाएगा? x डिग्री। सब बच्चे बताएं, सबको समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही? अनम अकबर, नहीं आ रही? पक्की बात है? तो ये तो साइन के बारे में, क्या ये चीज कॉस पे बिलोंग करेगी? कोसाइन पे भी करेगी ना, टैन पे भी करेगी, क्योंकि साइन, कॉस और टैन ये तीनों कौन से फंक्शंस हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। कौन से फंक्शन? नहीं पता? अनम अकबर नहीं पता तो एक्नॉलेज करें ना, मुझसे बात करें। ये बात समझ आ गई थी आप लोग को? ये कभी भी दो फंक्शंस इकट्ठे आ जाएं और दोनों एक दूसरे का इनवर्स हो तो आंसर वही होगा, जो उसके अलावा चीज रह जाएगी। ठीक है? अब इसी तरह से अगर मैं ये लिख दूं मिसाल के तौर पे जी इनवर्स g ऑफ x, इसका जवाब कोई बता सकता है? इसका आंसर आएगा g ऑफ x एंड विच इज इक्वल टू 7x प्लस 3, क्योंकि कुदरती तौर पे ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कहते हैं g ऑफ f ऑफ x इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट फंक्शन है उसके अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट f ऑफ x लिखा हुआ है, तो जहां जहां x था वहां f ऑफ x आपने पुट करते रहना है। आसान बात है, तवज्जो रखें। 7 इंटू एक्स प्लस 3 था, यह हो जाएगा 7 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3। अब यहां पे देखें तो ये तो बन गया आपका g ऑफ f ऑफ x, लेकिन इसको हम यहां पे छोड़ नहीं सकते बिकॉज f ऑफ x इटसेल्फ एक एक्सप्रेशन कैरी कर रहा है। f ऑफ x इटसेल्फ एक एक्सप्रेशन है जिसको इसमें पुट किया जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 इंटू 2 माइनस 3x प्लस 3। ठीक है? तो ये बन जाएगा यहां से 14 माइनस 21x, तो इट विल बिकम माइनस 21x प्लस 14 प्लस 3। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे और ऐड होने के बाद ये बन जाएगा माइनस 20x प्लस 17। मेरी बात समझ आई? कहते हैं फाइंड x व्हेन f ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7।
3 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7। अब ये एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन दे दी उसने। व्हाट इज दिस? एक इक्वेशन दे दी, इसमें वैल्यूज पुट करें और x को सब्जेक्ट बनाना, फिर x निकालना है ना आपने। 3 की जगह 3, f ऑफ x की जगह f ऑफ x की वैल्यू दैट इज 2 माइनस 3x विच इज इक्वल टू 7। अब 3 को मल्टीप्लाई कराओ तो जवाब बनेगा इसका 6 माइनस 9x इज इक्वल टू 7। 6 माइनस 7 इक्वल टू 9x, यस और नो? माइनस 1 ओवर 9 इज इक्वल टू x, माइनस 1 ओवर 9 इज इक्वल टू x। जवाब समझ आया? जवाब समझ आया? अगला इसका पार्ट है f ऑफ x प्लस 4 माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू कितना? 0, इज इक्वल टू कितना? 0। f ऑफ x प्लस 4, अब जब f ऑफ x फंक्शन लिखा हुआ है x की जगह x, अब मैं x की जगह क्या डालूंगा? x प्लस 4 डाल लूंगा। यहां से f ऑफ x का फंक्शन कुछ दिखने में ऐसे नजर आएगा, 2 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, 2 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, इज इक माइनस g ऑफ x। g ऑफ x की वैल्यू क्या है? 7x प्लस 3, तो उसकी जगह क्या पुट कर लूंगा यहां पे मैं? प्लस 7x प्लस 3 था, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू क्या बन जाएगा? इक्वल टू क्या बन जाएगा? सबको समझ आई? अब ये एक लीनियर इक्वेशन दिखने में है कि नहीं? लीनियर इक्वेशन है ना। अब इसको बन जाएगा 2 माइनस 3x माइनस 12 माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। नंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ सॉल्व होंगे, ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल के साथ होंगे, ये और ये, इनका जवाब आ जाएगा माइनस 10x, 2 और माइनस 10 माइनस 12 इज माइनस 10, माइनस 10 माइनस 3 इज माइनस 13। लेफ्ट साइड पे कितना बनेगा? ये माइनस 13। तो इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस 10x इज इक्वल टू 13, माइनस, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? माइनस 13 दूसरी तरफ जाके प्लस 13 और x इज इक्वल टू प्लस 13 ओवर माइनस 10, जो कि एज अ होल पूरी फ्रैक्शन का माइनस 1/1.3 या माइनस 13/10 आ जाएगा इसका आंसर। यहां तक क्लियर हुई? शो दैट, अब दोबारा अलजेब्रा की तरफ आते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2, तवज्जो रखें। कहते हैं कि शो दैट दिस थिंग सिंप्लीफाइज टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। उसको सिंप्लीफाई करें तो वो ये चीज बन जाएगी। कहता शो दैट, ठीक है। तो ये तो आपके पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनी हुई है ना, लेफ्ट पर भी फ्रैक्शन है, राइट पर भी फ्रैक्शन है। तो आसान तरीका ये है कि दोनों तरफ एलसीएम लें और एंड में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं ताकि इसकी फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। ऐसा ही है ना, फ्रैक्शन इसी तरह से रिमूव होगी, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स खत्म हो जाएंगे उसके। फिर सारी चीजों को इक्वेशन के एक तरफ ले आना, दूसरी तरफ 0 रह जाएगा, देन सिंप्लीफाई करना, वो नेचुरली इसकी तरह से दिखने लग जाएगी। तो इसका लेफ्ट साइड पे जब एलसीएम लेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं एक दूसरे के साथ, बोथ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो ये कितना हो जाएगा? तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएं, इसको भी मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ? x माइनस 4 के साथ, और पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? बोलो बच्चों, 2x प्लस 11 के साथ। क्लियर हो गया ये रयान? ठीक है। और राइट साइड पे आ जाएगा 1/2। अली आसिफ, अपनी आंखें दिखाओ मुझे जरा, टोपी पीछे करो। यहां तक सबको समझ आया? अब क्या होगा? ये हो जाएगा 2x माइनस 8 माइनस 2x माइनस 11, यस और नो? और इस पूरी के साथ मैं क्या कर देता हूं, 2 को
बच्चों 2 को क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई, और 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं किसके साथ, और x माइनस 4, यस और नो, समझ आई? -2x और +2x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। -8 -11 क्या हो जाएगा, -19, 2 मल्टीप्लाई बाय -19 क्या होगा, -38 इज इक्वल टू, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, 2x इंटू x इज 2x इंटू -4 इज -8x, यस और नो, 11 इंटू x इज, तो मिलके कितने बन जाएंगे, मिलके कितना बन जाएगा, +2 या 3, +3x, और 11 इंटू -4 विल बिकम -40, और ये कितना हो जाएगा, -38 उधर आके, -38 राइट साइड पर आके क्या हो जाएगा, एनर्जी कम हो गई आप लोगों की, प्लस हो जाएगा, कम नहीं होनी चाहिए, आगे से सर ना हिलाओ, जोर तो मैं लगा रहा हूं, यस, -44 + 38, तो इसका जवाब क्या आएगा, 2x² + 3x, -44 + 38 इक्वल टू, बोले बच्चों, इक्वल टू 0, यस और नो, हेंस प्रूव्ड। Solve the equation this, you must show all your working and give your answer correct to 2 decimal places। अब इस सवाल की एक हिंट है, कहता है show your answer till 2 decimal places, means फैक्टराइजेशन से ना करना, क्योंकि फंस जाएंगे, तो करें किससे फिर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। वैसे जनरल एक ऑब्जर्वेशन है, कोई भी जो क्वेश्चन होगा, कोई भी जो इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तवज्जो रखो इधर, मैं कम चोरों की तरह से देख रहे हो अपने मोबाइल की तरफ, अपना ही है ना, तो छुपा के क्यों रखा हुआ है, बाहर निकालो ताकि मैं ले लूं। 8:45 होने वाले हैं, वी स्टिल हैव टाइम, हमें पूरी वर्कशीट सॉल्व कर सकते हैं। yes, sir, yes. हाँ हमारे पास टाइम है, इसने टाइम जाया किया, मैं तो 10 मिनट आगे लेके जाऊंगा अब। अच्छा जी, सुने, ऑल राइट, तवज्जो रखें, इन दोनों को जरा आप अभी मिड टर्म ब्रेक से ना करना, बिकॉज इसके डेसिमल मिड टर्म्स बन रही है, हमजा क्या नहीं, तवज्जो रखें, इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस, सुमैया b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय a कौन है इसमें, ये a है, ये b है, और ये पूरा क्या है c, यस और नो, वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ, -3 ± 3 का स्क्वायर, ओके, ये भी निकल आया। आप बताओ अब्दुल्ला, ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा y क्या होता है, ओवर x2 - x1। आप बताएं मुझे माहम वसीम, लेंथ ऑफ द लाइन AB का फॉर्मूला क्या होगा, वेरी गुड, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का कंप्लीट का स्क्वायर रूट, निकाल लेंगे। एक मिनट, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, सारी वर्कशीट्स और सारे टेस्ट के सॉल्यूशंस हमने कर लिए, अब रह क्या गया है, वो आप खुद करना, वो ABC है, वो प्री ओ लेवल्स का टेस्ट था, वो आपको दिया था मैंने।